वेलकम बैक टू आवर जीएसटी क्लासेस। लास्ट वीडियो में जो हमने लिया था जीएसटी के बारे में, डैट वाज द इंट्रोडक्शन में आपको पूरा बता दिया गया था कि जीएसटी ने कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया था, जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जीएसटी की लिमिट क्या होती है, नॉर्मल में क्या होती है, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें क्या होती है। तो वो हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज भी हमारा ये थ्योरी का सेशन चलेगा क्योंकि जीएसटी बहुत वाइड है, कुछ उसमें ऐसी टर्म्स हैं जो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए समझने में, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें उनको दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हमने अपने 2 लेक्चर्स थोड़ा सा अपना बनाया है थ्योरी पार्ट की, ताकि आपको थ्योरी बिल्कुल थरो हो जाओ आप थ्योरी से और आपको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे डैट इज़ द स्लैब्स। जीएसटी के कितने स्लैब्स होते हैं। एक तो होता है हमारा, जहाँ देखिए, एक होता है हमारा एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर आपका कोई भी परसेंटेज का जीएसटी नहीं लगता है। वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं। वन इज़ फूड ग्रेन्स, गुड़ हो गया, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, बाकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। दीज आर दी एग्जेम्प्ट आइटम्स। फिर आती हैं आपके 5% जीएसटी रेट्स के। उसमें क्या क्या आता है, शुगर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, कोल, स्किम मिल्क, ठीक है, बेबी फूड, कंडेंस मिल्क एंड रेस्ट ऑफ दीज थिंग्स। फिर आता है 12% में आपकी जो आती है दैट इज़ बटर, घी, मोबाइल्स, कैश्यूज, आलमंड, सॉसेजेस। दिस इज़ द लिस्ट फॉर दी 12%। देन कम्स दी 18% जिसमें ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, कैपिटल गुड्स, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स जो आप लोग खाते हैं, जैम, सूप्स, दे कम्स अंडर 18%। देन कम्स 28% जिसमें आपके लग्जूरियस आइटम्स बेसिकली आते हैं, जिसमें आपकी जो कार्स हो गई, सीमेंट, च्युइंग गम्स, परफ्यूम्स, डिओ, शैम्पूज, दे कम्स अंडर 28%। तो बेसिकली हमारे 4 स्लैब्स वर्क करते हैं, दैट इज़ 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें जो जो आइटम आता है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने को थरो कर सकते हैं कौन कौन सी परसेंटेज में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ जीएसटी का, कि जीएसटी किस तरह कटता है। लगे हमारा दिया हुआ है ना ऊपर हमने 5, 12, 18, 20, तो इसको हम कैसे काटेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि एक हमने एज्यूम किया कि डीलर इन गुजरात है जिसने कुछ गुड्स बेचे हैं अपने पंजाब में 50,000 के। अब देखिए गुजरात से पंजाब भेज रहा है तो ये आपकी इंटर स्टेट हो गई है एक सेल, तो इसमें आपका IGST लगेगा और जो परसेंटेज है जीएसटी का डैट इज़ 18%। तो इन सच केस क्या होगा, डीलर हैज़ टू चार्ज 9% एज 9,000 एज IGST। 9,000 कैसे निकला, 18% ऑफ 50,000 दैट मेक्स 9,000। ये आपका IGST निकला है और दिस रेवेन्यू विल गो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज IGST पूरा शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। फिर उसी डीलर ने, अगर जो गुजरात का डीलर है उसने 50,000 के गुड्स अपने ही गुजरात स्टेट में सेल करे हैं, तब GST जो लग रहा है डैट इज़ 12%। तो इसमें क्या लगेगा, ये इंट्रा स्टेट सेल है। इंट्रा का मतलब है विद इन स्टेट, तो इसमें CGST और SGST लगेगा। क्योंकि 12% लग रहा है GST तो हाफ हो जाएगा, हाफ 6% लगेगा CGST और हाफ 6% लगेगा SGST। तो टोटल द डीलर हैज़ टू कलेक्ट 6,000 हो जाएगा। 12% ऑफ 50,000 इज 6,000। तो 6,000 में 3,000 आपका जो शेयर रेवेन्यू होगी, इनकम होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और जो 3,000 होगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, अब जीएसटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है डैट इज़ ITC, जिसको क्या हम बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक आप मान के चलिए एक लालच दिया है गवर्नमेंट ने कि आप अपने आप को जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराओ। क्योंकि देखिए जो लिमिट है जीएसटी की वो है कि 40 लाख के ऊपर आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना है। लेकिन लोग इस लालच, जो लालच है ITC के लिए, अब जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम भी है वो भी अपने आप को ITC के अंडर रजिस्टर कराते हैं ताकि उनको ITC गवर्नमेंट से मिल जाए। ITC होता क्या है, ITC मान के चलते कि ये GST का हार्ट और सोल है। ये एक ऐसा बेनिफिट है जिससे कि लोगों का अगर टर्नओवर 5 लाख या 10 लाख भी होगा पर एनम, तब भी वो अपने आप को ITC के अंडर रजिस्टर कराएंगे। वन ऑफ द फंडामेंटल रीज़न वाई GST इज़ गुड फॉर नेशन इज़ द सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है गवर्नमेंट से लोगों को, इसलिए एक ये लालच है जिससे कि लोग अपने आप को GST के अंडर रजिस्टर कराते हैं। अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ITC कैन बी अवेल्ड बाय एवरी, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्टर होंगे अंडर GST
ऑन ऑल इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब होता है कि जो उन्होंने परचेज के टाइम पे टैक्स पे करा है वो वाला वो उनको रेम्बर्स हो जाता है गवर्नमेंट से, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स व्हेन अ मैन्युफैक्चरर पेज द टैक्स ऑन हिज आउटपुट, ठीक है। इनपुट टैक्स का मीन्स क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर पे करता है टैक्स ऑन हिज आउटपुट ही कैन डिडक्ट इट प्रीवियसली पेड ऑन द इनपुट ही परचेज। मतलब जब कोई मैन्युफैक्चरर पे करता है अपना आउटपुट टैक्स, उसमें से वो जो उसने इनपुट के टाइम पे टैक्स पे हो करा होगा उसको वो माइनस कर देगा और जो बैलेंस फिगर आएगी एक्चुअली में वो उसको टैक्स पे करना है, और जो परचेज के टाइम पे टैक्स पे करा था उसने वो उसको गवर्नमेंट से रिम्बर्स हो जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, एन एग्जाम्पल विल मेक थिंग्स सच क्लियर। जैसे एक रेडीमेड गारमेंट का डीलर है जिसने पॉलिएस्टर, एक आपका रॉ मटेरियल हो गया, वो ख़रीदा एक सप्लायर से 100 रुपये का, ठीक है, और जिस पे GST लगा उसका 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब जो प्राइस ऑफ पॉलिएस्टर वो बेचेगा 100 रुपये का, वो बेचेगा इंस्टेड ऑफ 100 रुपये वो उसे 110 रुपये का बेचेगा। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने प्लान किया कि आगे वो जो 110 उसको जो पड़ा है टैक्स के साथ पॉलिएस्टर, आगे वो जो सेल करेगा उसको 200 रुपये का सेल करेगा, जिसमें कि आपका 12% वो GST लगाएगा। यहाँ पे 10% लगा था, आप देखेंगे यहाँ पे जब उसने अपना परचेज़ करा था सप्लायर से उसमें GST 10% लगा था, तो टैक्स 10% ऑफ 100 हो गया 10 उसका परचेज़ के टाइम का GST टैक्स है जो उसको पे करना था, ठीक है। अब जब उसने सेल किया उसने बोला कि मैं 200 रुपये का सेल करूँगा और उस पर जब GST लगाएगा वो 12% लगाएगा, ठीक है। उसने अपना 12% टैक्स लगाया, 12% उसने अपना GST लगाया। तो अब जो मैन्युफैक्चर 12% ऑफ 200 इज़ 24। अब जो मैन्युफैक्चर पे करेगा टैक्स वो करेगा 24 रुपीज़, लेकिन इसमें से 10 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका था परचेज़ के टाइम पे। तो ये 10 रुपये जो उसने परचेज़ के टाइम पे करे थे ये उसके हो जाएंगे ITC, और 10 माइनस 24 डैट मेक्स 12 जो उसका 10 माइनस 24 इज़ 14। तो जो 14 है डैट इज़ द एक्चुअल टैक्स उसको पे करना है। उसको 24 रुपये पे नहीं करना है, 24 में से 10 वो ऑलरेडी पे कर चुका था परचेज़ के टाइम पे, तो 10 उसका ITC बन जाएगा जो गवर्नमेंट उसको वापस करेगी और उसको सिर्फ 14 रुपीज़ एज टैक्स पे करना है। तो इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंडीशंस टू गेट ITC। मतलब ITC लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, आपको रजिस्टर होना चाहिए एज अ रेगुलर डीलर अंडर GST नॉर्म्स। फिर आपके पास एक टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ज़रूर होना चाहिए। आपने जब परचेज़ करी थी उसका एक प्रूफ मांगता है गवर्नमेंट कि आपने जब परचेज़ किया था उस टाइम पे जो टैक्स पे करा था उसका आपको बिल दिखाना होता है गवर्नमेंट को। फिर मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आपने जब परचेज़ करे तो आपके पास एक्चुअल उसकी रिसीविंग होनी चाहिए। फिर आपने GST R3 का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 3 में आपका सेल परचेज दोनों शो होता है, तो उसमें आपकी सेल परचेज दोनों की होनी चाहिए उस आइटम की जिस आइटम के लिए आप ITC मांग रहे हो गवर्नमेंट से। फिर मस्ट इंश्योर दैट द टैक्स चार्ज हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, और उसका टैक्स पे कर चुके हो आप गवर्नमेंट को। फिर मस्ट हैव कंप्लीटेड इनवॉइस मैचिंग एंड वुड हैव अराइव्ड एट द फाइनल ITC पोस्ट रिवर्सल, और आपको इनवॉइस मैचिंग हो गया है, जो परचेज़ करा है उसका सेल भी आपको हो गया है, तभी आपको उस चीज़ का ITC मिलेगा गवर्नमेंट से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GST में, ये आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ITC एक आपकी मान के चलिए एक इनकम हो जाती है। मतलब आपका एक तरह का रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट आपको वापस करती है। जब आपने परचेज़ के टाइम पे कोई चीज़ पे आपने टैक्स पे करा है, वही चीज़ अगर आप बाद में सेल कर रहे हो तो आपको उसका बैलेंस अमाउंट पे करना है, आपको पूरा का पूरा अमाउंट पे नहीं करना है। तो आई होप आपको ITC क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं GST के एक पार्ट पे, रजिस्ट्रेशन टाइप्स। GST में आप मान के चलिए 4 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं। पहला होता है रेगुलर। व्हाट इज़ रेगुलर? रेगुलर मतलब कि जितने भी डीलर, जितने भी बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होता है वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं रेगुलर की कैटेगरी में,
राइट। देन कम्स कंपोजिशन डीलर्स। कंपोजिशन एक स्कीम होती है, बहुत इजी होती है, जिनको कंपोजिशन जो स्कीम हो उसके अंडर वो लोग आते हैं जिनका जीएसटी का जो पेपर वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होता है और हर महीने आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो चाहते हैं कि वो अवॉइड करें इस पेपर वर्क को, उन्हें हर महीने ना रिटर्न भर के वो क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिटर्न्स भरे, तो वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जाते हैं। इसमें पेपर वर्क बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें ना कंज्यूमर से आपका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। इसमें आपको जीएसटी वाली टैक्स इनवॉइस कंज्यूमर को नहीं देनी होती है, बिकॉज आप स्टार्टिंग में ही अपने जब फाइनेंशियल ईयर के 1%, 2% या 5% के हिसाब से गवर्नमेंट को पूरे साल का टैक्स पे कर देते हो, इसलिए आपको दोबारा से टैक्सेबल इनवॉइस कंज्यूमर को देने की ज़रूरत नहीं है। तो जायज़ सी बात है, अगर आप कंज्यूमर से टैक्स का डीलिंग नहीं करोगे तो आपका पेपर वर्क भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग पेपर वर्क को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं ताकि उनको झंझट ना हो, हर महीने की जो चिक होती है रिटर्न्स भरने की, उससे थोड़ा सा उन्हें अवॉइड करना चाह रहे हो, तो वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर जाते हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है सालाना। अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तब आपको अपने आप को रेगुलर वाली स्कीम में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जीएसटी का एक आईटीसी है जो इसमें आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आप इसमें कंज्यूमर्स को कोई भी टैक्सेबल इनवॉइस नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा अपने आप को पेपर वर्क से दूर रखना चाहते हैं, कम से कम पेपर वर्क में काम करें और कस्टमर से टैक्स लेना देना की जो झिकझिक है उससे बचना चाहते हैं, वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ही है कि इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता है और इसमें आपका जो सेल है, जो टर्नओवर है वो में लिमिटेड है, दैट इज़ 1 करोड़। जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी में आपका 40 लाख से ऊपर कितना भी हो सकता है टर्नओवर, लेकिन इसमें कंपोजिशन स्कीम में आपका 1.5 करोड़ एक लिमिट है। 1.5 करोड़ से अगर ऊपर आपका जाता है टर्नओवर सालाना तो आपको अपने आप को ऑटोमेटिकली रेगुलर में रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? नॉर्मल, जैसे हम लोग हैं। अब हम लोग जा रहे हैं किसी होलसेलर के पास, भाई हम तो इंडिविजुअल है, हमारे पास जीएसटी नंबर कोई होगा, तो क्या मतलब है इसका कि वो हमें कोई सामान नहीं देगा? नहीं, वो हमें सामान देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न इशू करा है कि वो कैटेगरी है। अगर वो बिल काट रहा है रेगुलर में तो उसको जीएसटी नंबर चाहिए होता है, ठीक है। जीएसटी नंबर चाहिए होता है उसे रेगुलर में भी और कंपोजिशन में भी। लेकिन हम लोग तो कंज्यूमर हैं, तो हमारे पास जीएसटी नंबर होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें कैटेगराइज करके कंज्यूमर में डाल देगा, जहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी सॉफ्टवेयर कंज्यूमर के बारे में कुछ भी आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता है, जीएसटी नंबर वगैरह कुछ नहीं आता। तो जैसे आप कंज्यूमर में डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, वहाँ पे आपका कर्सर आएगा ही नहीं और ना आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आता है हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर्स। वो होते हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया ही नहीं जीएसटी के अंडर, ना कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में, ना रेगुलर के अंडर में। तो लेकिन इनसे बहुत हार्मफुल हो जाता है आपको डीलिंग करना, बिकॉज अनरजिस्टर्ड डीलर क्या होता है, अगर आप उससे सेल परचेज कर रहे हो तो उसका भी जो टैक्स होगा वो आप ही को पे करना पड़ेगा, बिकॉज आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से डीलिंग करी है। तो एज अ पनिशमेंट आप मान लीजिए कि उसका भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ इसमें जीएसटी। जीएसटी एक आपका GSTIN, इसमें एक टर्म आती है, दिस स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट, ये आपको जैसे ही आप अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराओगे आपको एक नंबर इशू हो जाता है जो कि आपका एक 15 डिजिट का नंबर होता है, दैट इज़ नोन एज जीएसटी नंबर, ठीक है। 15 डिजिट का नंबर होता है। इसमें आपका कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे नंबर मैंने लिख लिया। और हर इसमें एक डिजिट का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, एक इम्पॉर्टेंस होती है हर एक नंबर की। ये नंबर डाल दिया मैंने,
इसको मैं 15 डिजिट बनाने ये आपका 15 डिजिट का एक नंबर हो गया है। इस नंबर का हर एक जो नंबर का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। बताती हूँ इसमें आपको क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर होता है, वो आपका हमेशा एक आपका अल्फ़ाबेट रहता है। अल्फ़ाबेट क्यों रहता है? बिकॉज इसके ऊपर जेड है, तो आपको हर जीएसटी नंबर में ये आपको जेड मिलेगा। ये एक चेक कोड होता है कि टू वेरीफाई कि जो नंबर आप डाल रहे हो वो वैलिड भी है या नहीं है। ठीक है, ये आपका एक नंबर होता है। फिर इसके बाकी के जो स्टार्टिंग के नंबर होते हैं वो आपका पैन नंबर होता है। पैन नंबर ऑफ अ कंपनी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पैन नंबर ऑफ अ कंपनी जो आपको डालना होता है जीएसटी में, वो होता है। उसके बाद आपका आता है ये सेकंड थर्ड लास्ट नंबर, डैट इज़ 1। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 1 का मतलब ये होता है कि आपके उस स्टेट में कितने जीएसटी नंबर चल रहे हैं, मतलब आपके कितने बिजनेस रन हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे 1 है। 1 शोज़ कि मेरा उत्तराखंड में, सपोज़ मेरा, एक मिनट, ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है, एक मिनट। इसमें आगे आपके जो 2 नंबर आते हैं, मैं आपको 15 डिजिट वाला जो ये है जीएसटी नंबर, ये आपको फिर से करके दिखाती हूँ क्योंकि इसमें स्टेट कोड भी आता है। तो मैंने लिख दिया 05 A 1 2 3 4 5 A1Z D। अभी 15 डिजिट हो गए, चेक कर लेते हैं। ये 15 डिजिट हो गए। अब मैं आपको उससे बताती हूँ हर एक का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इसमें जो फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं ये होता है आपका स्टेट कोड, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप ये कौन सी स्टेट का नंबर है। 05 स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड। जीएसटी में 05 उत्तराखंड को नंबर गिवन है। जैसे आप 05 देखेंगे आप पहचान लेंगे कि ये जो जीएसटी नंबर है ये उत्तराखंड को बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर है, 01 से स्टार्ट होते हैं टिल 26 27 तक है, जिसमें हर एक का अपना 07 आपका हरियाणा का है, 01 आपका जम्मू कश्मीर का है, 03 पंजाब का है, ठीक है, 08 आपका दिल्ली का है। तो आप जैसे ही स्टार्टिंग में देखेंगे कोड 05, इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि ये उत्तराखंड का है। 07 देखेंगे तो वो हरियाणा का है, 08 देखेंगे तो वो दिल्ली का है। उसके बाद आपके जो आगे के 10 नंबर्स हैं ये आपका होता है पैन नंबर ऑफ अ कंपनी जो आपको जीएसटी के टाइम पे गवर्नमेंट देती है। फिर आता है आपका 1 इज़ दी नंबर ऑफ टाइम जीएसटी नंबर इज़ टेकन इन दैट स्टेट। अगर आपका उत्तराखंड में ये 1 है तो सारे जितने बिजनेस है उसमें ये 1 होगा। अगर आपका उत्तराखंड में एक ही बिजनेस चल रहा है तो, और अगर आपके उत्तराखंड में सपोज 4 बिजनेस चल रहे हैं तो आपका भले ही ये फर्स्ट 2 कोड सेम रहेगा, ये नंबर बदल जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे या गवर्नमेंट समझ जाएगी कि आपका उत्तराखंड में 4 बिजनेसेस चल रहे हैं। और अगर 1 होगा तो इट मीन्स आपका 1 बिजनेस चल रहा है उत्तराखंड में। लास्ट के 2 कोड्स जो होते हैं, सेकेंड लास्ट नंबर हमेशा Z मिलेगा आपको जीएसटी नंबर में, बिकॉज Z एक चेक कोड है टू फाइंड आउट कि जो जीएसटी नंबर आप डाल रहे हो वो वैलिड भी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स या नहीं। तो ये होता है जीएसटी IN का मतलब। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। थ्योरी पार्ट का ITC क्या होता है, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइप्स इसमें क्या होते हैं, जीएसटी IN का मतलब क्या होता है, जीएसटी नंबर का जो नंबर्स गिवन है उनके अपने सिग्निफिकेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आई थिंक मेरा थ्योरी पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है। इन 2 वीडियोस में मैंने अपना जो थ्योरी पार्ट आपको बताया है ये आई थिंक सफिशिएंट है आपको क्वेश्चंस करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो थोड़ी सी थ्योरी हमारी रह जाती है वो लोग हम लोग क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।